बच्चों, आज हम आरोह भाग 2 में आलोक धनवा रचित पतंग का भावार्थ पढ़ेंगे। पतंग का भावार्थ पढ़ने से पहले कविता में छिपे हुए कुछ व्याकरण के टॉपिक है, उसकी चर्चा करूंगी। पहले है बिंब और दूसरा है अलंकार। बिंब और अलंकार का कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन पेपर में क्वेश्चन आता है जो काव्य का कोई अंश दिया हुआ होता है और नीचे 2 क्वेश्चन होते हैं कि भाव सौंदर्य स्पष्ट करे और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करे, 3-3 मार्क्स में, जिसमें शिल्प सौंदर्य में काव्य में कौन सी भाषा का उपयोग किया गया है, कौन सा ग्रामर का टॉपिक है, वो आपको ढूंढना हुआ होता है। तो उसमें एक टॉपिक है बिंब, आपको इसकी जानकारी होना आवश्यक है। बिंब यानी अंग्रेजी के शब्द इमेज का रूपांतर है, जिसका अर्थ है मूर्त रूप प्रदान करना, यानी कि काव्य में किसी भाव को शाब्दिक रूप देना। बिंब के 5 प्रकार है। एक है दृश्य बिंब, श्रव्य बिंब, स्पर्श बिंब, घ्रातव्य बिंब और स्वाद बिंब। दृश्य बिंब वो नेत्र से संबंधित है, श्रव्य बिंब वो कर्ण से है, वैसे स्पर्श बिंब जो त्वचा से संबंधित है, घ्रातव्य बिंब नाक से और स्वाद जो जीभ से संबंधित है। कोई ऐसी पंक्ति हो जिसमें कुदरती सौंदर्य का वर्णन किया हो तो वो हम आंख के द्वारा देख सकते हैं, वहां दृश्य बिंब का उपयोग हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। वैसा ही कोई ऐसी पंक्ति हो जिसमें सुनने वाले शब्द हो, जैसे कि घंटी जोर जोर से बजाना, तो वहां कर्ण के द्वारा हम सुन सकते हैं, वहां श्रव्य बिंब है। ऐसे अलग अलग बिंब के 5 प्रकार है। जो काव्य में जो भी बिंब छिपा हुआ होता है वो आपको ढूंढना होता है। दूसरा टॉपिक है अलंकार। अलंकार के 2 प्रकार है, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार में जो शब्द से संबंधित है उसमें अनुप्रास, यमक, श्लेष का उपयोग होता है। पहला है अनुप्रास जो वर्ण संबंधित है, यानी कि पहला ही वर्ण बार बार आए। चंदू के चाचा ने चांदनी चौक में चटनी चटाई चौ चौ चौ, वहां अनुप्रास अलंकार है। दूसरा है यमक अलंकार, जिसमें एक ही शब्द 2 बार आए लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग हो, जैसे कि एक यानी अंक 1 2 3 4 5 और दूसरा एक यानी ईश्वर एक है। यहां पर यमक अलंकार का उपयोग हुआ है। तीसरा है श्लेष अलंकार, उसका अर्थ होता है चिपका हुआ, यानी एक ही शब्द का मीनिंग दूसरों के लिए अलग अलग होना। पानी गए न उबरे, मोती मानुष चुन, यहाँ पानी वो मोती के लिए अलग है, उसका अर्थ मानुष के लिए अलग है और चुन के लिए अलग है। अब दूसरा करेंगे अर्थ अलंकार। अर्थ अलंकार में पहले है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की पहचान कैसे होगी? तो कोई भी पंक्ति हो जिसमें सा, सी, से आए तो वहां उपमा अलंकार है, जैसा, जैसी, ऐसे। दूसरा है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में बीच में एक छोटी सी लाइन होगी जिसे योजक चिन्ह बोलते हैं, वो है रूपक अलंकार। लेकिन लाइन के पीछे, योजक चिन्ह के पीछे सा, सी, से नहीं होना चाहिए। तीसरा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, उसमें मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु ऐसे शब्द आएंगे, तो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार का उपयोग हुआ है। चौथा है मानवीयकरण अलंकार, जो निर्जीव चीज में भी जान डाल देता है, वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। उसके बाद अतिशयोक्ति, विभावना, भ्रांतिमान, संदेह, असंगति, ऐसे बहुत से प्रकार है, लेकिन ज्यादातर जो उपयोग में आते हैं वो ऊपर वाले जिसकी हमने चर्चा की। अलंकार समझने के बाद
अब हम काव्य करेंगे। तो काव्य करने से पहले मैं बता दूं, काव्य पूरी खड़ी बोली में लिखी गई है। तो यहाँ बोली जो है वो खड़ी बोली है। अब हम काव्य करेंगे। सबसे तेज बौछारे गई, भादो गया, सवेरा हुआ, खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा, शरद आया पुलों को पार करते हुए, अपनी नई नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, घंटी बजाते हुए जोर जोर से। कवि यहाँ कहना ये चाहते कि सबसे तेज बौछारें गई, यानी कि बरसात में जो मौसम में जो तेज बौछारें पड़ती थी वे समाप्त हो गई है। तेज बौछारों और भादो माह की विदाई के साथ साथ ही शरद ऋतु का आगमन भी हो गया है, यानी सवेरा हो गया है। अब शरद का प्रकाश फैल गया है। इस समय सवेरे जो सूरज उगता है वो खरगोश की आंखों जैसी लालिमा होती है उसमें, यानी खरगोश की आंखों जैसा लाल सवेरा होता है। कवि शरद का मानवीयकरण करते हुए कहता है, यानी पहले भी मैंने कहा था मानवीयकरण अलंकार का उपयोग होता है जिसमें निर्जीव चीज में भी जान डाल देते हैं। तो यहाँ शरद आया पुलों को पार करते हुए, या शरद के दो पैर नहीं होते, वो दो ऐसे पार नहीं कर सकते, यहाँ मानवीय अलंकार का उपयोग हुआ है। यानी शरद अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज गति से चलाते हुए और जोर जोर से घंटी बजाते हुए पुलों को पार करते हुए आ रहा है। अब इस पंक्ति में हम देखेंगे कि मानवीयकरण अलंकार का उपयोग हुआ है। दूसरा है जोर जोर, ये पुनरुक्ति प्रकाश है, यानी जोर जोर दो शब्द दो रिपीट हुए लेकिन दोनों का अर्थ एक ही होता है, यहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा है खरगोश की आंखों जैसा, मैंने कहा था सा सी से वाले अर्थ, वो वहां उपमा अलंकार है। यहाँ पर बिंब का भी उपयोग हुआ है, पहले भी कहा था मैंने खरगोश की आंखों जैसा लाल, हम देख सकते हैं यहाँ दृश्य बिंब है। घंटी बजाना जोर जोर से, ये कर्ण संबंधित है, यहाँ श्रव्य बिंब है। चमकीले इशारों से बुलाते हुए पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को, चमकीले इशारों से बुलाते हुए और आकाश को इतना मुलायम बनाते हुए कि पतंग ऊपर उड़ सके, दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, दुनिया का सबसे पतला कागज उड़ सके, बांस की सबसे पतली कमानी उड़ सके, कि शुरू हो सके सीटियों, किलकारियों और तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। पहले भी मैंने कहा कि शरद जो अपनी साइकिल को तेज चलाते हुए आ रहा है, वही शरद अपने चमकीले इशारों से पतंग उड़ाने वाले बच्चों के झुंड को बुला रहा है, वो भी इशारों से। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो कवि ये कहना चाहते हैं कि शरद ऋतु के आगमन से उत्साह उमंग का माहौल बन जाता है। शरद ने आकाश को मुलायम कर दिया है ताकि पतंग ऊपर उड़ सके। वह ऐसा माहौल बनता है वहां कि दुनिया की सबसे हल्की और रंगीन चीज उड़ सके, वो है पतंग। यानी बच्चे दुनिया के सबसे पतले कागज, जो बांस की सबसे पतली कमानी से बनी हुई पतंग होती है, वो उड़ा सके। इन पतंग को उड़ता देखकर सभी बच्चों में उमंग पैदा होता है, उत्साह होता है, इसलिए सीटियां किलकारियां मारने लगते हैं। इस ऋतु में रंग बिरंगी तितलियां भी दिखाई देती है।
बच्चे भी तितलियों की भांति कोमल और नाजुक होते हैं, वो भी उत्साह और उमंग के साथ पतंग उड़ाते हैं। यहाँ पर हम अलंकार और बीम की चर्चा करें तो सीटियाँ बजाना, किलकारियाँ करना, यहाँ श्रव्य बीम का उपयोग किया गया है। दूसरा, चमकीले इशारों से बुलाना, शरद ऋतु जो बच्चों के झुंड को बुला रहे हैं इशारों से, तो यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार का उपयोग किया गया है। खड़ी बोली का तो उपयोग है ही, साथ साथ मिश्रित शब्दावली का भी उपयोग इस काव्य में हुआ है। अब यहाँ अर्थग्रहण संबंधी बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि शरद ऋतु का आगमन कैसे हुआ। क्वेश्चन नंबर 2, भादो मास के बाद मौसम में क्या परिवर्तन हुआ। क्वेश्चन नंबर 3, पतंग के बारे में कवि क्या बताता है। क्वेश्चन नंबर 4, बच्चों की दुनिया कैसी होती है। ऐसे अलग अलग क्वेश्चन आते हैं, तो आप इस क्वेश्चन के आंसर आसानी से लिख सकते हो। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास, पृथ्वी घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। जब वे दौड़ते हैं बेसुध, छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। जब वे पेग भरते हुए चले जाते हैं, डाल की तरह लचीले वेग से अक्सर, छतों के खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है उन्हें सिर्फ उनके ही रोमांचित शरीर का संगीत। कवि यहाँ कहना चाहते हैं कि बच्चों का शरीर कोमल होता है, वे ऐसे लगते हैं मानो कपास की नरमी, लोच आदि लेकर ही पैदा हुए हो। उनकी कोमलता को स्पर्श करने के लिए धरती भी लालायित रहती है। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे मस्त होके या दौड़ते हैं, बेसुध होके। वह उनके बेचैन पैरों के पास आती है जब वे बेसुध होके दौड़ते हैं। दौड़ते समय उन्हें मकान की छत की जो कठोरता है वो भी नहीं लगती, कठोर नहीं लगता उसकी छतें। उनके पैरों से छतें भी नरम हो जाती है। फिर कहा है दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते। यहाँ मृदंग एक शब्द है, मृदंग एक बाजा है। उनके पैर से छतों की नरमी तो दूर हो जाती है, उनकी पदचापों यानी ये एक छलंग लगा लगा के जो दौड़ते हैं वहां, उससे सारी दिशाओं में मृदंग जैसा मीठा स्वर उत्पन्न होता है। जब वे पेग भरते हुए चले जाते, यहाँ पेग यानी झूलना, डाली की तरह लचीले वेग से अक्सर, यानी कि वे पतंग उड़ाते हुए इधर से उधर, उधर से इधर, झूले की पेग की तरह आगे पीछे आते जाते। उन्हें शरीर में डाली की तरह लचीलापन उनका शरीर होता है, यानी यहां से वहां, वहां से यहां, ऐसे झूलते ही रहते हैं। अब कहा है छतों की खतरनाक किनारों तक, उस समय गिरने से बचाता है सिर्फ उन्हीं के रोमांचित शरीर का संगीत। यानी कभी कभी पतंग उड़ाते उड़ाते वो छतों के किनारे तक आ जाते हैं, तो यहाँ उन्हें कोई बचाता भी है। कौन बचाएगा? कोई और तो आता नहीं है। उन्हें अपने शरीर का रोमांच ही बचाता है। पतंगों की धड़कती ऊंचाइयां उन्हें थाम लेती है, महज
एक धागे के सहारे। आपको पता ही है कि पतंग धागों के सहारे उड़ती है। पतंगों के साथ साथ वे भी उड़ रहे अपने रंध्रों के सहारे। अगर वे कभी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से और बच जाते हैं, तब तो और भी निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। पृथ्वी और भी तेज घूमती हुई आती है उनके बेचैन पैरों के पास। कवि यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि आकाश में अपनी पतंगों को उड़ाते समय बच्चों का मन भी जैसे आकाश में उड़ रहा हो ना पतंग के साथ, वैसा लग रहा है। तो उनके शरीर के जो रोए भी संगीत उत्पन्न करते हैं। यहाँ पर कहा है पतंग के साथ साथ वे भी उड़ते, यानी उसका मन भी ऐसे आसमान में उड़ता है अपने रंध्रों के सहारे। रंध्र यानी छिद्र, छिद्र यानी हम बोलते रग रग में खून, ऐसे यानी रोए, उसमें भी संगीत उत्पन्न करके तथा वे भी आकाश में उड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। अगर वे भी गिरते हैं छतों के खतरनाक किनारों से, अगर खतरनाक किनारों से वो गिर जाए परंतु अपने लचीलेपन के कारण बच भी जाए, तो क्या? तो वो दूसरे दिन वैसे ही निडर होकर सुनहरे सूरज के सामने आते हैं। यानी डर उसमें खत्म हो जाता है एक बार गिर गए और बच भी गए तो फिर से सुनहरे सूरज यानी दूसरी सुबह वैसे ही पतंग उड़ाना उसका शुरू, वो भी निडर होकर। उनकी गति और अधिक तेज हो जाती है और ऐसा लगता है जैसे पृथ्वी और तेज गति से उनके बेचैन पैरों के पास आती है। यहाँ पर भी बहुत सारे अलंकार का उपयोग किया गया है, जैसे कि साथ साथ ऐसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। दूसरा है सुनहरे सूरज के सामने स यानी अनुप्रास अलंकार का उपयोग किया गया है। बहुत सारे बिंब छिपे हुए होते हैं इसमें, वो आपको ढूंढना है यहाँ। दूसरा यहाँ पर खड़ी बोली का उपयोग किया गया है, वो आपको याद रखना है। यहाँ पर पतंग काव्य का भावार्थ पूरा होता है। अब हम अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न की चर्चा करेंगे। तो पतंग काव्य का एक अंश है सबसे तेज से लेकर तितलियों की इतनी नाजुक दुनिया। उसमें 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे जो पूछे जा सकते हैं। पहला है शरद ऋतु का आगमन कैसे हुआ? तो शरद ऋतु अपनी नई चमकीली साइकिल को तेज चलाते हुए पुलों को पार करते हुए आया और अपनी साइकिल की घंटी को जोर जोर से बजाकर जो पतंग उड़ाने वाले बच्चे हैं उनको बुला रहा है। दूसरा क्वेश्चन है भादो मास के बाद मौसम में क्या परिवर्तन हुआ? तो भादो मास के बाद मौसम में यह परिवर्तन आया कि आप जानते ही हो भादो मास में रात अंधेरी होती है, सुबह में सूरज का लालायत युक्त प्रकाश होता है, लालिमा छाई होती है, चारों ओर उत्साह और उमंग का माहौल होता है। तीसरा क्वेश्चन है पतंग के बारे में कवि क्या बताता है? तो आपको पैराग्राफ में ही कहा गया था, पतंग के बारे में कवि बताता है कि पतंग ये दुनिया की सबसे हल्की और रंग बिरंगी चीज़ है और उसमें जो कमानी लगी है बांस की,
वो सबसे पतली होती है। चौथा क्वेश्चन है, बच्चों की दुनिया कैसी होती है? तो आपको पता ही है कि ये जो शरद ऋतु का मौसम है उसमें उमंग का माहौल होता है और पतंग उड़ाना यानी बच्चों में उत्साह, उमंग, बेफिक्री से ये दुनिया बच्चे दौड़ते हैं। आसमान में उड़ती पतंग को देखकर वो भी किलकारियाँ मारते, सीटियाँ बजाते और तितलियों के समान वो भी नाजुक होते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है, जन्म से लेकर दूसरा अंश है, जन्म से ही लेकर और शरीर का संगीत तक, ये इतना काव्य का अंश है। तो उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन 1 2 3 जैसे पूछे जा सकते हैं, तो हम उसकी भी पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास कैसे आती है? तो पृथ्वी बच्चों के बेचैन पैरों के पास ऐसे आती है जैसे मानो पूरा अपना चक्कर काट के आ रही हो। दूसरा क्वेश्चन है, छतों को नरम बनाने से कवि का क्या आशय है? तो छतों को नरम बनाने से कवि का आशय ये कि बच्चे छत पर ऐसे तेजी से और बेफिक्री से दौड़ते मानो कि नरम और मुलायम स्थान पर ही दौड़ रहे हो ऐसा लग रहा है, तो उन्हें कहीं चोट भी आए तो भी खतरा नहीं रहता। तीसरा क्वेश्चन है, बच्चों की पेट भरने की तुलना के पीछे कवि की क्या कल्पना है? तो पेट भरना यानी झूला झूलना पहले भी कहा था, तो बच्चों की पेट भरने की तुलना के पीछे कवि की कल्पना ये होगी कि बच्चे पतंग उड़ाते हुए उनकी डोर थामे आगे पीछे यूँ घूम रहे हैं, मानो ऐसा लग रहा है कि वो लचीली जो डाल होती है उसको पकड़ कर झूला झूल रहे हो। अर्थग्रहण संबंधी क्वेश्चन तो किए, अब काव्य सौंदर्य संबंधी प्रश्न, उसमें भी काव्य का अंश दिया हुआ होता है। उसके नीचे 2 क्वेश्चन होते हैं, एक भाव सौंदर्य स्पष्ट करे, दूसरा है शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करे। भाव सौंदर्य स्पष्ट में आपको पूरा अंश वो अच्छे से रीड करना है, आपने काव्य समझी है तो आप उसका भावार्थ लिख सकते हो। और सेकंड क्वेश्चन है शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करे, तो मैंने पहले भी बोला था कि पूरी काव्य जो खड़ी बोली में लिखी गई है। दूसरा, उस जो भी काव्य का अंश दिया हो आपको उसमें कौन सा अलंकार छिपा हुआ है, कौन सा बिंब छिपा हुआ है, क्या कहना चाहते हैं, ये आपको ढूंढना होगा और फिर शिल्प सौंदर्य क्वेश्चन के आंसर में लिखना होगा। तो ऐसे ही दूसरा भी मैंने काव्य का अंश दिया है जो जन्म से ही लेकर शरीर का संगीत तक, उसके नीचे भी 2 क्वेश्चन है, भाव सौंदर्य स्पष्ट करे और शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करे। तो ये आपका आज का वर्क